नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुहित कुमार और आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास पर। हम पढ़ रहे थे साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी में हम लोगों ने पोषक तत्वों को देख लिया है। अब देखेंगे हम लोग पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मानव अंग आते हैं और किन अंगों का क्या काम होता है। तो सबसे पहले है अंतर्ग्रहण, मतलब जो हम खाते हैं, जिससे हम खाते हैं, मतलब इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन से ही मिलता जुलता शब्द है इंजेक्शन, मतलब जो अंदर जा रहा है। फिर दूसरा है पाचन। पाचन को इंग्लिश में हम कहते हैं डाइजेशन। फिर उसके बाद अवशोषण, जो खाते हैं वह पचता है। फिर उसके बाद उनमें से जो आवश्यक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, वो ले लिए जाते हैं, उसको अवशोषण कहते हैं। फिर आता है स्वागीकरण यानी सिमुलेशन। इसका क्या काम होता है कि जो तत्व लिए जाते हैं उनका क्या काम है, वह अपना काम करते हैं। फिर जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको निकालते हैं, उसको कहते हैं बहिर्त्याग यानी इजेशन। ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, इसको पूरे को बोलेंगे आहार नाल। क्या बोलेंगे हम पूरे सिस्टम को? आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यह होती है 8 से 10 मीटर की, 8 से 10 मीटर की यह होती है। सबसे पहले इसमें क्या आता है, मुख गुहा, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वकल कैविटी। वकल कैविटी मतलब जो हमारे जीभ से लेकर यहाँ तक का भाग को वकल कैविटी कहते हैं। फिर आता है ग्रसनी। ग्रसनी एक छल्लेदार आकृति होती है ग्रसनी की, ठीक है, जिसे हम फ्रेगियन कहते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद आता है ग्रास नली। ग्रास नली हो जाएगा ये आपका, ठीक है, जिसको आइसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली। ये होता है आपका आमाशय, जिसको हम आम भाषा में पेट वो कहते हैं। आमाशय, आमाशय के ही अंदर होती है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। फिर ये हो जाता है आपका लीवर, ये हो जाता है लीवर। और ये हो जाता है आपका पित्ताशय, जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में। ये जो लीवर के नीचे ही होती है गाल ब्लैडर, छोटी सी होती है एक, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे डाइजेशन में। और फिर ये हो जाएगा आपका अग्न्याशय, जिसको इंग्लिश में हम पैंक्रियाज कहते हैं। और जहाँ ये गाल ब्लैडर पित्ताशय से पित्त रस निकल के आता है और आमाशय से भोजन आता है, और जहाँ यहाँ पर मिलता है यह, इस वाले भाग को हम ग्रहणी यानी डियोड्रम कहते हैं। फिर उसके बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत बड़ी आंत सभी लोग जानते होंगे। छोटी आंत के बीच वाले भाग को जेजुनम, और जो पीछे का भाग होता है जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है उसको हम जेजुनम कहते हैं। इन दोनों को हम मिला के सम्मिलित रूप से छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत, ठीक है। यह कितनी होती है? लगभग 6 से 8 मीटर की होती है। 6 से 8 मीटर की छोटी आंत होती है। और जैसा कि जानते हैं बड़ी आंत 1 से 1.5 मीटर की होती है। बड़ी आंत यह तो बहुत कॉमन है, यह लगभग सभी लोग जानते हैं। और फिर जो ये बड़ी आंत का भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कोलन कहते हैं पूरे भाग को, ठीक है। इसको हम पूरे भाग को कोलन कहते हैं। और फिर आगे चल के ये आगे के छोटे भाग को, जहाँ से गुदाद्वार होता है उससे थोड़े पहले भाग को, इसको हम रेक्टम कहते हैं। फिर एनस यानी गुदाद्वार या मलद्वार भी कहते हैं कभी कभी इसे, मलद्वार। अब जानते हैं कि ग्रहणी क्या काम करती है, ग्रास नली क्या काम करती है, मुख गुहा क्या काम करता है, इसको जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कभी कभी पूछ लेता है कि ये वाल्व कहाँ पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले एपिक्लोडिक्स वाल्व।
एपिग्लोटिक्स वाल्व जो हमारा ये होता है, जब हम खाने को निगलते हैं तो ये वाल्व खुलती है, इसे ही हम कहते हैं ये एपिग्लोटिक्स वाल्व। ये ए नंबर पे मैंने कुछ लिख रखा है, इसे कहेंगे एपिग्लोटिक वाल्व। और फिर होती है कार्डियक वाल्व, जो हमारा हृदय होता है। हृदय जब पंप करता है खून को, हम जानते हैं कि उसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों खून होता है, तो जो उसका पे हृदय में वाल्व पाए जाते हैं उन्हें हम कार्डियक वाल्व कहेंगे, हृदय। ठीक है। और फिर आता है पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो पाइलोरिक वाल्व जहाँ ये आमाशय होता है, यानी स्टमक, और पित्ताशय जहाँ अपना पित्त रस छोड़ता है, तो इस जगह को कि जो खाना पचा हुआ है, यानी जो छोटी आंत में चला गया है, सॉरी जो बड़ी आंत में चला गया है वो फिर से आमाशय में ना आए, इसके लिए यहाँ होता है पाइलोरिक वाल्व। और फिर होता है इलियोकल वाल्व। इलियोकल वाल्व ये कुछ यहाँ पर होता है, जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, इसे हम वैल्यूकोल वाल्व कहते हैं। कभी कभी इनका नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में कि यह वाल्व कहाँ पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम आहार नाल कहते हैं हिंदी में, यह 8 से 9 मीटर की होती है। अब इसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वकल कैविटी, मुख गुहा, दूसरा आइसोफेगस ग्रसनी, फिर तीसरा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड तो सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, दूसरा हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा हो जाएगा लीवर, और चौथा हो जाएगा पैंक्रियाज, जिसको अग्न्याशय कहते हैं। आइए अब जानते हैं सबसे पहले मुख गुहा यानी वकल कैविटी। मुख गुहा यानी वकल कैविटी। वकल कैविटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दांत यानी टीथ। मैंने टीथ को कुछ चित्र बनाया हुआ है टीथ का। यह है दांत, ये हमारी मसूड़े, इसको हम इंग्लिश में गम कहते हैं। दांत अंदर से कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे ऊपरी भाग को इसे हम इनेमल कहते हैं, ठीक है। और ये जो भाग होता है ये इसको हम डेंटाइन कहते हैं। और इसके दांत अंदर से भी एक खोखले प्रकार का होता है, तो अंदर एक होता है, इसे हम ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं, जिससे दांत जुड़ा होता है। और इस खाली भाग को पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहेंगे हम? तो पल्प कैविटी। और जिससे यह गम और इनेमल जुड़ी होती है, इसे हम सीमेंटेड लेयर कहते हैं। ये इसके दांत के कुछ मुख्य भाग होते हैं। अब आते हैं इसका अध्ययन। अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। अध्ययन को हम दांत के अध्ययन को कहेंगे हम ओडोंटोलॉजी। अब कुल संख्या कितनी होती है दांतों की? दांतों की कुल संख्या तो यह 32 होती है। किसमें? एक वयस्क में। वयस्क में दांतों की संख्या 32 होती है। फिर आते हैं कुल निकलने वाले दांतों की संख्या, यानी हमारे पूरी लाइफ साइकिल में कितने दांत निकलते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा होता है तो 20 दांत निकलते हैं, फिर वो 20 दांत टूट के फिर 20 नए निकलते हैं, ठीक है। फिर जो 12 दांत परमानेंट, यानी जब बालक से किशोरावस्था में जाते हैं तो ये 12 दांत निकलते हैं। टोटल मिला के हमारे लाइफ में 52 दांत लाइफ साइकिल में निकलते हैं, जिनमें से अस्थाई दांत 20 हो जाते हैं। 20 कौन से? ये तो 20 पहले वाले टूट जाते हैं जो निकलते हैं, ये 20 स्थाई दांत हो जाते हैं। अस्थाई दांत 20 हो जाते हैं, और स्थाई दांत भी ये 12 हो जाते हैं। स्थाई दांत मतलब जो एक बार निकलते हैं। अस्थाई दांत ये जो 20 पहले निकलते हैं वो उनको अस्थाई दांत कहेंगे।
तो वो तो टूट ही जाते हैं। फिर स्थायी दांत जो एक बार निकलते हैं वो कितने होते हैं? 12। तो स्थायी दांतों की संख्या हो जाती है 12। और जो जब बच्चा होता है तो उसमें सबसे पहले दांत कौन से निकलते हैं? तो अगले जबड़े के अगले जबड़े के जो कृंतक दांत होते हैं, कृंतक मतलब जो काटने वाले होते हैं, ये दांत सबसे पहले निकलते हैं। किनमें? बच्चों में सबसे पहले अगले जबड़े के कृंतक दांत निकलते हैं। और फिर होता है दांतों का अधिकतम भाग। जो दांत होता है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा भाग कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा भाग हमारा डेंटाइन का होता है, यानी डेंटाइन भाग सबसे अधिक होता है। और फिर आता है कि सबसे मजबूत भाग क्या होता है। अगर दांत को तोड़ा जाए तो उसमें जो सबसे बाद में टूटेगा, यानी जो सबसे मजबूत होगा वो सबसे बाद में टूटेगा। तो जो सबसे मजबूत भाग होता है वो इनेमल का होता है। दांत के ऊपरी भाग जो होता है उसे हम इनेमल कहते हैं। तो जो मजबूत भाग हो जाएगा वह इनेमल हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कुल निकलने वाले दांतों की संख्या, तो आप 52 कहेंगे। अगर पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी होती है दांतों की, तब हम 32 कहेंगे। इसको याद रखिएगा। और स्थायी दांत पूछा जाए तो ये 12 होते हैं, और अस्थाई पूछा जाए तो 20 होते हैं। ये थे हमारे दांत। अब आते हैं दांत के प्रकार। दांत कितने तरह के होते हैं हमारे मुंह में? सबसे पहला होता है कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह के अंदर होते हैं। कृंतक, जिनको हम इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो ये होते क्या हैं? जिनसे हम भोजन को काटते हैं उन्हें हम कृंतक कहते हैं, यानी इंसीजर। तो ये कितने दांत होते हैं? 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, यानी भोजन को काटना। भोजन के काटने का काम आते हैं। या कितने होते हैं? तो 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। तो इनकी संख्या 8 हो गई, ऊपर और या नीचे। तो ये इनकी संख्या 8 होती है। कृंतक होते क्या है? ये जो 4 दांत होते हैं आगे के, इनको हम कृंतक कहते हैं, ऊपर के 4 और नीचे के 4 को। फिर आता है रदनक, यानी कैनाइन। रदनक कौन से दांत होते हैं? रदनक का काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को फाड़ना, चीरना या फाड़ना। जो हम देखते हैं कुत्तों या बिल्लियों में जो शार्प दांत होते हैं, लंबे लंबे, उन दांतों का काम होता है कि भोजन को फाड़े या चीरे। वो मनुष्य में भी होते हैं। देखा होगा आप, जब गन्ने को खाते हैं तो इन वाले दांतों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जो किनारे के होते हैं। यही दांत होते हैं रदनक यानी कनाइन, जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2 ऊपर होते हैं और 2 ही नीचे होते हैं। तो इनकी संख्या 4 हो जाती है। फिर आते हैं अग्रचवर्णक, यानी प्राइमरी मोलक, जिसको हम इंग्लिश में पीएम भी बोल देते हैं कभी कभी, यानी प्राइमरी मोलक। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक जो ये रदनक होते हैं, रदनक के पीछे के भाग, यानी इनका काम क्या होता है? भोजन को ये इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है भोजन को चबाना। इनकी संख्या कितनी होती है? तो यह 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे। इनकी संख्या 8 होती है। फिर आता है चवर्णक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मोलर। मोलर यानी जो भोजन को पीसता है, जो पीसने का काम करता है,
वह काम किसका होता है? तो चवर्णक का होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 12। 6 होते हैं ऊपर, 6 नीचे, यानी 12। अब इसको टोटल काउंट कर लीजिए। 8 4 12, 12 दूने 24, 24 8 32, ये टोटल हमारे 32 दांत हो गए। अब इसमें जैसे 6 ऊपर होते हैं तो 6 ऊपर होते हैं तो एक तरफ 3 होते हैं, दूसरी तरफ 3। ऊपर में भी ऐसे होता है ना मुंह, ये होता है ऊपर का, ठीक है, और ये हो जाता है नीचे का। तो जैसे इसमें 6 है ऊपर, तो 3 इस साइड होंगे और 3 इस साइड होंगे, इस तरह से होता है। तो ये हो जाते हैं 12। अब जैसे कभी कभी पूछ लेता है चवर्णक का क्या काम होता है, तो भोजन को पीसना, अग्र चवर्णक को भोजन को चबाना, रदनक जिसको हम कैनाइन कहते हैं, इसका काम होता है भोजन को चीरना या फाड़ना, और कृंतक इसका काम होता है भोजन को काटना, यानी इसको हम इंग्लिश में इंसीजर भी कहते हैं। इनकी संख्या भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले कृंतक होते हैं 8, फिर रदनक होते हैं 4, फिर अग्र चवर्णक होते हैं 8, फिर उसके बाद चवर्णक होते हैं 12। इसके बाद आते हैं जीभ। मुख गुहा के अंदर क्या आती है? जीभ, जिसे इंग्लिश में हम टंग कहते हैं। यह जीभ मैंने बनाई हुई है। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अग्रभाग, फिर पार्श्व मध्य भाग। पार्श्व मध्य भाग कौन सा होता है? ये वाले भाग को हम पार्श्व मध्य भाग कहते हैं। फिर पार्श्व भाग, यानी पार्श्व भाग ये हो जाता है। फिर सबसे पीछे वाले भाग को हम पश्च भाग कहते हैं। अब इनमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा हमको स्वाद की अनुभूति होती है, स्वाद का पता चल जाता है। तो जीभ के कौन से भाग में कौन सी कलिकाएं होती है? तो जो अग्रभाग होता है वह क्या कराता है? तो वह मीठा जो होता है उसका अनुभव कराता है। फिर उसके बाद आता है पार्श्व मध्य भाग। पार्श्व मध्य भाग में हमें नमकीन का अनुभव होता है। जो नमकीन होता है उसका महसूस हमें पार्श्व मध्य भाग से होता है। पार्श्व भाग में हमें खट्टा, जो खट्टा होता है उसका पता हमें पार्श्व मध्य भाग से चलता है। और जो पश्च भाग होता है उससे हमें तीखा यानी कड़वा होता है, जो उसका पता चलता है। अब जीभ के बारे में, इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। और इसके क्या क्या काम होते हैं? यह भोजन का स्वाद कराती है। किनके द्वारा? स्वाद कलिकाएं के द्वारा। ये जो होती हैं ये स्वाद कलिकाएं हो जाती हैं, जो ये छोटी छोटी होती हैं, में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और क्या काम होता है? मुख एवं दांत को साफ रखना। किसका काम होता है? जीभ का। जीभ से हम अगर हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है तो उसको किस तरह ऐसे ऐसे करके जीभ से साफ करते हैं। फिर क्या काम होता है? इसको भोजन को लार में मिलाना। जो हम भोजन खाते हैं उसमें लार को मिक्स करने का भी काम हमारी जीभ करती है। और शब्द उच्चारण, यानी जो हम बोलते हैं इनका उच्चारण करने के लिए भी सहायक होती है इसमें कौन? जीभ। और इसमें रीजनरेशन यकृत के बाद सर्वाधिक होती है। इसको नोट पॉइंट में बना के लिख लीजिए, ये पूछते हैं कभी कभी, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी रीजनरेशन यानी खराब हो गई कोई जीभ का पार्ट, वो बहुत तेजी से रिकवर करती है। रीजनरेशन का मतलब होता है रिकवर करना। ये मतलब यह यकृत, सबसे पहले लीवर होता है, लीवर की रीजनरेशन सिस्टम बहुत ही तेज होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है तो वह जीभ होती है। देखिए, इससे हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि जो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन होता है वो कहाँ होता है, तो वह यकृत का होता है। उसके बाद फिर जीभ का होता है। फिर उसके बाद आता है ग्रसनी, जिसे फ्रयान कहते हैं इंग्लिश में, और फिर आता है ग्रासनली, जिसको ओसोफेगस कहते हैं। इनका कुछ काम नहीं होता है, यह केवल इनमें पाचन नहीं होता। मतलब सबसे पहले अगर होता है कि इनमें दोनों में पाचन नहीं होता है, इनका केवल एक ही काम होता है, क्रमानुकुंचन
विधि द्वारा भोजन को ग्रास नली से आमाशय यानी पेट तक पहुंचाती हैं। इनका केवल यही काम होता है। किस विधि द्वारा? तो इसको याद रखिएगा, क्रमानुकुंचन विधि द्वारा यह भोजन को पहुंचाती हैं। फिर आते हैं आमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके क्या 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 कार्य होते हैं? तो यह पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग जो है वह होता है हमारा स्टमक। इसमें भोजन जो है वह 3 से 4 घंटे तक रुकता है। और जो स्टमक होता है उसमें खाना कितना रह सकता है? तो 1 से 1.5 किलो भोजन हमारा सह सकता है। कौन? स्टमक। इसकी क्षमता जो है 1 से 1.5 किलो हो गई। इसमें प्रोटीन और वसा का पाचन शुरुआत होती है। इसमें जो प्रोटीन हम खाते हैं और वसा खाते हैं उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो हमारे स्टमक यानी आमाशय से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? कहाँ से होती है? तो इसका आंसर आमाशय मत लगा देना, क्यों? चूंकि जो बकल कैविटी होती है, मुख गुहा में, क्योंकि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से। मुख गुहा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम स्टार्च कहते हैं, स्टार्च आपको मैंने बता दिया स्टार्च क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। इसलिए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर देंगे मुख गुहा। अगर पूछे प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है, तब हम आंसर देंगे आमाशय। फिर इसमें विटामिन का पाचन होता है, यानी प्रोटीन, वसा और विटामिन का पाचन तीनों हमारे आमाशय से शुरुआत होता है। ठीक है, और विटामिन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसको याद रखिएगा कि हाई अगर पूछ ले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तब हम आंसर देंगे मुख गुहा, यानी बकल कैविटी। जो लार होती है वह स्टार्च के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देती है। फिर आते हैं कि स्टमक की लेयर कितनी होती है। कभी कभी पूछ लेता है जो स्टमक होता है उसमें कितने प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। तो उसमें 3 तरह की लेयर से हम मिलकर हमारा स्टमक बना होता है। सबसे पहले क्या होता है? बाहरी आवरण, म्यूकोसा, यह स्टमक हो गया। ठीक है, तो यह 3 लेयर से मिलकर बना होता है। यह 3 लेयर से मिलकर बना होता है, चूंकि यह एसिडिक होता है हमारा आमाशय। ठीक है, तो यह 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसको हम कहेंगे म्यूकोसा। सबसे पहले भाग को हम म्यूकोसा कहेंगे। दूसरे वाले भाग को हम सब म्यूकोसा कहेंगे। क्या कहेंगे? सब म्यूकोसा। और जो सबसे अंदरी भाग होता है इसको हम सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसा। ये तीनों जो लेयर होती हैं किसकी? स्टमक की। चूंकि यह एसिडिक होता है, जो सिरोसा होता है वह अपने आप नष्ट होता रहता है और फिर से यह लेयर बनती रहती है। किसके कारण? एसिड के कारण। ये था हमारा स्टमक।